लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम याद करने की नीयत से देखें तो इसको दो हिस्सों में हमें तकसीम करना पड़ेगा, और है भी ये दो इबारतें। वो क्यों दो इबारतें हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass। कि जो सब्सटेंस जिस रफ्तार से एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्टिव मास की। मैं समझाता हूँ ये इस पूरी बात का मतलब क्या है, पहले सिर्फ इसको देख लो। दूसरी बात, द रेट एट विच सब्सटेंसेस react is directly proportional to the product of active masses of रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब ये बेटे दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले में वो बात कर रहा है कि जिस अगर एक हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे जैसे उसका हम एक्टिव मास बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती जाएगी। ये तो हो गया उस सूरत हाल में पहली इबारत जब हमारे पास रिएक्टेंट एक है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे हमारे पास CaO और साथ CO2 बनेगी। अगर क्लोज सिस्टम है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम कायम होगा इसमें। अब इसका एक्टिव मास बढ़ने से रफ्तार रिएक्शन की तेज़ होगी, लेकिन जब अगर दो हैं हमारे पास रिएक्ट करने वाली चीज़ें, रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, जैसे हमने एक और रिएक्शन की एग्जांपल ली थी H2I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। अब अगर अकेली हाइड्रोजन की मिकदार या एक्टिव मास हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? नहीं। अगर अकेला आयोडीन की हम एक्टिव मास जो है वो बढ़ा दें तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी? नहीं। अब सर इन दोनों की मिकदारें वो यही बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब दो के लिए या तीन के लिए या चार के लिए, अब उन सब के जब एक्टिव मासेस बढ़ेंगे तब रिएक्शन का रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। समझ आ गई बात की इसकी? अच्छा, अब इसमें एक और बात, ये एक्टिव मास, एक्टिव मास से क्या मुराद है? मैं बेटे आम सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने अगर हाइड्रोजन जो है वो उसका प्रेशर 20 psi भी कर दिया हुआ या 20 ग्राम कर दिया हुआ उसको मिकदार को, और आयोडीन भी हमने 20 ग्राम डाल दी या कोई भी XYZ उसकी हमने अमाउंट जो है उसमें दाखिल कर दी,
तो वो क्या एक ही दफ़ा में सारी की सारी 20 की 20 ग्राम हाइड्रोजन और 20 की 20 ग्राम आयोडीन मिलेगी और वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी? नहीं। जो भी हम रिएक्टेंट्स डाल रहे होते हैं उनका वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, हो सकता है बेटे 20 ग्राम हमने डाली है, उसमें से 0.20 ग्राम जो है वो हिस्सा ले रहा हो, बाकी एज इट इज़ पड़ा हो। किसी भी रिएक्ट करने वाली शय का वो हिस्सा जो डायरेक्टली रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है वो उस चीज़ का एक्टिव मास होता है, वो उस चीज़ का एक्टिव मास होता है, कि सारे का सारा नहीं हिस्सा ले रहा होता। और जितनी रिएक्ट करने वाली चीज़ जो है वो शामिल होगी, रिएक्शन की रफ्तार उस पर डिपेंड करेगी ना। बाकी चाहे 5 किलो पड़ी रहे चीज़, वो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, वो जो रिएक्ट कर रही है, जिसके मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी पर हैं, वो जिसके इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वो एक्टिव मास कहलाता होता है। बेटे अब ये जो लॉ है दैट वाज प्रपोज्ड इन 1869, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्डबर्ग एंड वेज, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। अब एक्टिव मास जो है उसके मतलब वो थोड़ा सा बता रहा है। एक्टिव मास जो है दैट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स में मिकदार बेटे ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि कितने मोल उसके हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामों में हमने 9th में पढ़ा था ना, पहले चैप्टर में। अच्छा जी, अब इनको जाहिर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है। और एक्टिव मास के लिए जो यूनिट्स हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 3 बातें हैं बेटे। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। जाहिर जो है इनको किससे किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। जो भी मिकदार दी गई होगी उसके गिर्द जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे उसका मतलब होगा कि ये उस चीज़ की मोलर कंसंट्रेशन है। और इसके यूनिट्स जो हैं वो क्या होंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या होंगे बेटे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, लॉ में अभी तक समझने में कोई दुश्वारी, कोई बात जो ना समझ आई? पहला हिस्सा सिंगल टाइप ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं वो तो ज़ाहरी बात है, अब इस पे डिपेंड करेगी ना, इसके एक्टिव मासेस पे। दूसरा हिस्सा जब रिएक्ट करने वाली चीज़ें एक से ज़्यादा है। आप इसको बहुत दफ़ा आप गलती करते हो, आप एक ही स्टेटमेंट 2 दफ़ा लिख देते हो या इस स्टेटमेंट में आके कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेटे सादा तौर पे मैंने समझा दिया आपको कि अगर हाइड्रोजन अकेले की मिकदार बढ़ाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम आयोडीन की अकेले की मिकदार बढ़ा देंगे तो रिएक्शन की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों का हासिले ज़रब बढ़ेगा, दोनों का हासिले ज़रब। ये प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पे रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। यहाँ पे हासिले ज़रब है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स वाला प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा जी, अब बेटे इस लॉ को मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे? हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B, ये 2 बेटे रिएक्टेंट्स हैं। इनमें पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इनसे प्रोडक्ट्स बनती हैं C प्लस D। और रिवर्सिबल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट्स खातर खा बन जाती हैं तो वो दोबारा रिएक्ट बैक करती हैं और वो क्या बना देती हैं? रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। C प्लस D से दोबारा A प्लस B बनना शुरू होते हैं। अब ये बेटे इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये इसमें रिवर्स रिएक्शन है। ये जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं, जितनी
इनके एक्टिव मासेस ज़्यादा होंगे उतने ही फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। सी प्लस डी रिवर्स रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स हैं, जितनी मिकदार इनकी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब अगर हम देखें लॉ के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active masses of product of active masses of reacting substances। अब इस में A और B जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम इक्वलिटी साइन लाते हैं इक्वेशन में तो उसके लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इज इक्वल टू के एफ इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब के एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ये क्या है बेटे? फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार किस पे डिपेंड करेगी? सी और डी के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब जिस तरह इसमें हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, इसी तरह जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करना है तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू सी डी की मोलर कंसंट्रेशन। अब के आर जो है ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटे इक्विलिब्रियम पर हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा किया करो। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है? जी बेटे। Equilibrium is established in reversible reaction when rate of forward direction becomes equal to the rate of reverse reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of रिवर्स रिएक्शन। अब ये वो सिचुएशन है जिस पे इक्विलिब्रियम कायम हुआ। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बेटे ये वैल्यू है हमारे पास, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास जो नई सूरत हाल आई, के एफ इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के आर सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मैथमेटिक्स में
कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको एक साइड पे लाया जाता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वेशन के दूसरे तरफ लाए जाते हैं। तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, हमारे कांस्टेंट एक साइड पे आ गए, सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो रेशो है फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट की, दैट इज इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट दैट इज के सी। वो क्या है? के सी है। अब इस के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है बेटे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चूंकि ये वो कांस्टेंट है जो हम इक्विलिब्रियम पर फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद आया ना के एफ जो था वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था, इक्विलिब्रियम की बात नहीं हमने तब की थी। के आर जो था वो रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट था, और इन दोनों की रेशो जो है वो एक और कांस्टेंट के सी दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके बराबर है। अब ये के एफ ओवर के आर की वैल्यू जो है के सी वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एफ ओवर के आर इन द इक्वेशन नंबर 4। तो वो क्या बन जाएगी बेटे हमारे पास? के सी इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये आ गया हमारे पास के सी का एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब इसमें नोट करो, यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी बनती है। के सी जो है वो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब की रेशो है किसके साथ? रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है उसकी रेशो है बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, नीचे रिएक्टेंट्स हैं। आप एक गलती करते हो जो मैं जब से मतलब पढ़ाता आ रहा हूँ, वो आपको समझाया ये जाता है कि ये एक जनरल रिएक्शन है, इसमें A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन अपने लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत देखो कि इसमें प्रोडक्ट कहा जा रहा है, सम नहीं कहा जा रहा, सम ऑफ नहीं कहा जा रहा। तो ये प्रोडक्ट्स आ गए, आप यहाँ पे प्लस का निशान डाल देते हो, इधर प्लस का निशान डला हुआ है ना, वही प्लस का निशान यहाँ पे डाल देते हो। वो प्लस का निशान आते आते वो सभी में, और यहाँ पे ये बन जाता है सी की मोलर कंसंट्रेशन प्लस डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन प्लस डी की मोलर कंसंट्रेशन। वो गलत है, प्लस का निशान नहीं है बेटे, ये प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास ये एक रिजल्टेंट या आप कह लें आपके जर्नल रिएक्शन के लिए एक नई शय हमने अखज़ कर ली। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसे क्या नाम दिया जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये कोई भी अगर रिएक्शन दिया गया होगा, एक जर्नल रिएक्शन कोई भी किसी भी तरह का दे देंगे, वो कहेंगे इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख दें, वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, और मुफ्त के नंबर होते हैं आपके। अगर ये अच्छी तरीके से डेरिवेशन आ जाएगी तो तीन तरह की चीज़ें, एक तो ये बताते खुद हल, दूसरा किसी भी रिएक्शन का आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के काबिल हो जाते हो, तीसरा यूनिट्स ऑफ केसी। हमने आगे टॉपिक है कि केसी के यूनिट्स कैसे डिफाइन होंगे, तो वो भी अगर ये अच्छे तरीके से आता है, यूनिट्स भी आपके लिए फिर मसला नहीं रह जाते।
आगे चलते हैं। ये तो हो गया वो रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मौजूद नहीं थे या एक एक मोल ही किसी चीज़ का रिएक्ट कर रहा था। अब बेटे अगर हम इससे ज़रा डिटेल चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल ए है, प्लस बी जो हैं स्मॉल बी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बी के। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब ये जो स्मॉल में लिखे गए हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब इसके लिए ऐसे ही चलना है हमने, जिस तरह ये हमने डिराइव किया इसी तरह डिराइव करना है। पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होगा बेटे, ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं। ये नंबर ऑफ मोल जो हैं ये इस मोलर कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगे। वो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल शुरू में दिए होंगे वो मोलर कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वालिटी साइन लाना है तो बेटे क्या होगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे के एफ। अब ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बेटे स्मॉल ए इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आगे चलें। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके बेटे, सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल डी। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर, इक्वालिटी साइन आना है तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरह एट इक्विलिब्रियम बेटे क्या होगा, वही पिछली बात, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। अब उसी तरह जिस तरह हमने पिछले जनरल रिएक्शन में ऐड की थी वैल्यूज़, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू बेटे के एफ इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए, बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के आर, सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल डी। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब कांस्टेंट एक साइड पे, वेरिएबल एक साइड पे, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी। उसी तरह बेटे के एफ ओवर के आर किसके बराबर आ गया, is equal to another constant that is Kc।
अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के ऑफ ओवर के आर इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या आएगा, के सी इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर सी स्मॉल सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल डी, ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल बी। अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया उन रिएक्शंस के लिए जिनके साथ नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे। अब प्रैक्टिस के लिए एक जो है हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सादा सा रिएक्शन जैसे N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। अब इसका हमें बोल दिया जाता है जी आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें। अब इसके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू, अब बेटे रेशो में ऊपर क्या आएगा हमारे पास, NH3 प्रोडक्ट्स आएंगे, NH3 की मोलर कंसंट्रेशन और ये नंबर ऑफ मोल क्या बनेंगे, इसकी पावर बन जाएंगे, ओवर N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2, अब इसकी पावर बेटे, इसके नंबर ऑफ मोल कितने थे, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मुश्किल है, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए लिख लिया। रिएक्शन लिख रहा हूँ, हाथ खड़ा करके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखवाना है। H2 प्लस I2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। घबराना नहीं, गलत हो जाएगा, हम सीख रहे हैं, गलत होगा तो उसमें पता चलेगा हम गलती क्या कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। जी बेटे आप स्ट्रेटली लिखेंगे, ये नहीं लिखना Kc इज इक्वल टू, अगर आप स्ट्रेटली लिख देते हो Kc आपने पीछे लिखा नहीं, वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन नहीं है। जी बोलो बेटे, 2HI HI की कंसंट्रेशन नहीं है, मोलर कंसंट्रेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही। जी बेटे शाबाश, इसकी पावर बन गई 2, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल जो हैं वो 2 हैं। शाबाश जी, ओवर H2 की मोलर कंसंट्रेशन इनटू I2 की, तो ये ऊपर नहीं आने थे ये वाले, नहीं सर जी शाबाश, ये ऊपर नहीं आने, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक हो गया, ये इसलिए ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा एक और अपना करते हैं, CaCO3 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन CaO प्लस CO2। जी इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कौन लिखवाएगा, जी अब्दुल्ला आप बेटे। Kc इज इक्वल टू, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaO इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जी ये ठीक है अब्दुल्ला बेटे, ये गलत है। हमने बार बार कहा, 2 जगह पर डेराइव करके लाए, एक हमने एग्जाम्पल भी कर ली। बेटे क्या गलती है अब्दुल्ला ने की, इसमें क्या किया है, क्या होना था,
मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। हम अपना अनपढ़ थोड़ी हैं, अभी तो सीख के आ रहे हैं कि जी असद मसूद सर ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे। केसी की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा कि ये रेशो होती है किन के दरमियान, बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये गलत है, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaO इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। ये अब गलत नहीं होगा कभी, ठीक हो गया। मैंने जानबूझ के वहीं पे भी इसको मैं बता सकता था कि नहीं आप गलत कर रहे, ये अब कम से कम आपका गलत नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन आएगा, अब ये बात आपको याद रहेगी कि मैंने ये बड़ी गलती की थी। बेटे बार बार कह रहा हूँ, ये अब्दुल्ला नहीं है, ये आप में से कोई भी ऐसी गलती कर सकता है और करते हैं। सबसे आप जनरल जो इसमें मिस्टेक करते हो, आप प्लस को कैरी करते हो, साथ प्लस इंट्रोड्यूस कर देते हो, जो अनइंटेंशनली होता है। आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे, लेकिन आपने गलत किया है। वो लॉ की डेरिवेशन ही नहीं है, लॉ की डेफिनेशन ही नहीं है। फिर आप जब ये सारा कर लेते हो, कोई भी जनरल रिएक्शन आता है, जल्दी में आता भी होता है, पता भी होता है, दिमाग हाजिर नहीं होता, वो जल्दी में आप चले जाते हो उसकी तरफ के ऊपर आपने रिएक्टेंट्स लिख दिए, नीचे प्रोडक्ट्स लिख दिए, तो बेटे वो गलत होगा। इसको अजबर करना है, याद रखना है। कल आपने मतलब इसको डिराइव करके ख़ुद से भी देखना है इन इक्वेशन को, ये वैसे नहीं आती। और आपने कल इसकी प्रैक्टिस होगी तो अगले जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आएंगे कि इक्विलिब्रियम के यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं हम। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कल हम ज़रा इससे मुश्किल थोड़े रिएक्शंस जो हैं उनकी तरफ जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, वो आपने करवाने हैं। मैं रिएक्शन लिखूँगा, आपने मुझे उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख के देना होगा। इसमें बेटे कोई क्वेश्चन, कोई बात जो नहीं समझ आई आप पूछ सकते हो। ये डेफिनेशन जो हैं दो हिस्सों पे मुश्तमिल की, तोड़ा इनको आपकी खातर। इनमें थोड़ी सी वर्डिंग की चेंजिंग की है मैंने सादा रखने के लिए। अब बुकिश नहीं है वो आपकी जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ समझाने की खातर है। जब ये समझ आ जाएगी तो वो किताब वाली डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। डेफिनेशन को ज़रा किताब से दोबारा देखना है, उसके मुताबिक करने की कोशिश करना। ये अपने वर्ड्स में इसको ट्रांसलेट करने का मकसद ये था कि आपको समझाना आसान हो जाए, ठीक है। उसमें थोड़ी सी मतलब सेंटेंसेस की हेर फेर ऐसे है कि वो ज़रा समझ नहीं आ रही सही तरह ना कि उसका कंसेप्ट क्या बन रहा है। मैंने इसलिए इसको ज़रा सादा लैंग्वेज में तब्दील किया और उसको दो हिस्सों में तकसीम करके बताया। बेसिकली वो लॉ एक ही है, उसके दो हिस्से नहीं हैं। वो लॉ एक ही है, लेकिन दो तरह के रिएक्शंस पर वो फिट होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट हो या मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो। जी क्वेश्चन कोई नहीं, कल ये करना है।